नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही पढ़ पा रहे हैं, सही सुन पा रहे हैं और सही समझ भी पा रहे हैं। हम एक बार में सरकारी नौकरी पा सकते हैं, हम एक बार में विजेता बन सकते हैं, हम एक बार में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है भी नहीं, मगर याद रखिए दोस्तों, असंभव भी नहीं। अगर कोई भी चीज़ ना तो कठिन होती है ना आसान होती है। कठिन है तो उसे सरल बनाया जा सकता है और आसान है तो उसे और भी सरल बनाया जा सकता है। परंतु कठिनता को सरलता में बदलने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी और समझनी पड़ती हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सरलता और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे देखने से पहले एक बात आप सुने और समझें। यह वीडियो मार्गदर्शकहीन विद्यार्थियों व दोस्तों के लिए हैं, विद्वानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी खुद को विद्वान समझते हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें दोस्तों, अन्यथा आगे आप मेरे साथ बने रहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप विजेता बन सकते हैं, बिल्कुल 101% बन सकते हैं। लेकिन क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस वीडियो के माध्यम से सीखनी है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। बिल्कुल आप विजेता बनेंगे, 101% बनेंगे और एक बार में आप सरकारी नौकरी पाएंगे और एक बार में आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे कोई भी एग्ज़ाम हम एक बार में क्लियर कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या क्रैक करने वक्त हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या हमारी परेशानियां आती हैं, उन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा और कुछ सवालों के जवाब आपको खुद देने होंगे दोस्तों। तो आइए, इस वीडियो में मैं आपको एक सफलता का राज जो है वो बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले इन सवालों के जवाब आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे। अगर इन 3 सवालों के जवाब आप खुद से 100% श्योरिटी के साथ दे पाएँ तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए 101% कारगर साबित होगा। सबसे पहले, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले जानें कि आप में उस जॉब में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, क्यों करना चाह रहे हैं, क्या वजह है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि क्या आपका उस जॉब में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो उसके बाद दूसरा पॉइंट, उस जॉब के कार्य के बारे में, उसका जॉब का क्या प्रगति है, क्या कार्य होते हैं उसके, और क्या वो कार्य आप आसानी से कर पाएंगे, क्या वो कार्य करते वक्त आपको खुशी महसूस होगी। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ये जवाब भी आपको खुद से ही ढूंढना है कि उस जॉब के क्या क्या कार्य होते हैं, जिस जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आपका जो लक्ष्य है। तीसरा यहाँ पर जो प्रश्न है कि क्यों करना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस वीडियो में आपके द्वारा खोजने वाला, कि क्यों करना चाहते हैं। अगर इन 3 सवालों के जवाब आपके पास स्पष्ट रूप से हैं तो अवश्य ही आप जॉब को, सरकारी नौकरी को एक बार में, किसी भी एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब मैं दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले, क्या है स्मार्ट तरीका? स्मार्ट तरीका क्या होता है? देखो, सबसे पहले जब व्यक्ति तैयारी करता है तो उसके सामने जो विद्यार्थी की प्रवृत्ति रहती है वो 2 प्रकार की होते हैं। एक होते हैं हार्ड वर्कर और दूसरे होते हैं स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्कर 18-18 घंटे पढ़ लेते हैं, 16 घंटे पढ़ लेते हैं, 20-20 घंटे भी पढ़ लेते हैं, ये होते हैं हार्ड वर्कर। लेकिन हमें इतनी पढ़ाई नहीं करनी है, हमें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। क्या स्मार्ट तरीका? हमें 18 घंटे नहीं पढ़ना है, 16 घंटे नहीं पढ़ना है, मात्र एक दिन में 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। तो स्मार्ट तरीका अपनाओ, ढोरों की तरह मत पढ़ो मेरे दोस्तों, स्मार्ट तरीके अपनाओ, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलो।
तो पहला जवाब तो है कि अपना जो पढ़ने का तरीका है वो स्मार्टनेस लाओ, उसमें हार्ड वर्कर की तरह मत पढ़ो। हार्ड वर्कर भी सफल होते हैं, स्मार्ट वर्कर भी सफल होते हैं, लेकिन जहाँ कम एफर्ट्स लगाकर आप सफलता पा सकते हैं तो आपको ढोरों की तरह पढ़ने की क्या आवश्यकता है दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है एग्ज़ाम क्रैक, तो आप सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम है तो सबसे पहले तो आप पढ़ाई में, मेरा जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि एग्ज़ाम क्रैक, कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कोई भी आपका टारगेट है, जैसे सपोज़ मान लो कांस्टेबल हैं, एमपी पुलिस हैं, तो आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम की स्टेप के बारे में समझें कि क्या क्या उसके अंदर के स्टेप होती हैं। जैसे कि सपोज़ मैं मानता हूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल आपका टारगेट है, तो सबसे पहले कि उसमें एक पेपर होता है, पेपर होने के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल होने के बाद में मेडिकल होता है। इन 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रगति के बारे में आपको उसकी स्टेप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। अगर आप स्टेप को नहीं समझेंगे तो आगे काम नहीं चलेगा। आप जैसे एमपीपीएससी की बात करता हूँ, यूपीपीएससी की मैं बात करता हूँ, तो अगर आप प्री में ही रह गए, आपको मेंस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो प्री निकाल कर क्या ही कुछ कर लेंगे आप लोग। तो पहला पॉइंट ये, किसी भी एग्ज़ाम जो भी जिसका भी जो टारगेट है उसके बारे में सबसे पहले उसकी स्टेप्स को समझे कि इसमें कितनी स्टेप्स जो होती हैं वो। दूसरी जो मेरी बात है कि एग्ज़ाम प्रगति को समझे कि आखिरकार जो एग्ज़ाम होती हैं उसका लेवल क्या रहता है, किस प्रकार के उसके प्रश्न आते हैं, क्या क्या हमें उससे सीखना है, क्या क्या नए एफर्ट्स लगाने हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी रहेगी उस एग्ज़ाम से संदर्भित। तीसरा जो पॉइंट है सिलेबस को समझना। ये इस वीडियो में इस एग्ज़ाम के बारे में किसी भी जो आपका लक्ष्य है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर आप उसके सिलेबस को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम होती हैं, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस को आप ज़रूर देखें। और जितना टाइम, मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि जो किताबें आप पढ़ते हैं 8 घंटे 10 घंटे, तो कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से आधा घंटा 30 मिनट उस सिलेबस को ही पढ़ना चाहिए दोस्तों। सिलेबस को पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा 100% ज़रूरी है दोस्तों। सिलेबस की प्रगति, सिलेबस को नहीं समझेंगे तो आप तैयारी सही मार्गदर्शन में, सही डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आइए चौथे पॉइंट पे हम बात करते हैं। सिलेबस को आपने देख लिया, सिलेबस को आप रोज़ पढ़ रहे हैं, अब सिलेबस को डिकोड करें, डिकोड करना सीखें। डिकोड कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी हेडिंग लगी हुई सिलेबस की, सपोज़ मान लो भारतीय इतिहास, अब ये सिलेबस में आपको दिया है, लेकिन भारतीय इतिहास अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 6 महीने की आवश्यकता पड़ती है। 6 महीने आपको उस सिलेबस को ख़त्म करने, तो उस सिलेबस को डिकोड करें, उस एग्ज़ाम की प्रगति को समझे, जैसे मैंने पहले बताया है, उस प्रगति को समझे कि भारतीय इतिहास में से अधिकतर जो प्रश्न हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रगति को समझें आप, सिलेबस को डिकोड करें। डिकोड करने के बाद में सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करें और आगे बढ़ें। आइए 5वें पॉइंट पे हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, आपको सिलेबस देख लिया आपने, सिलेबस को डिकोड भी कर लिया, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि पेपर किस प्रकार से आता है इसका, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो मार्गदर्शक हैं आपका प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी रहता है। और जो बच्चे जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिस सेट की बजाय आपको ओल्ड पेपर, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको हल करना चाहिए, उनको एक प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हल करना चाहिए, मॉडल आंसर के हिसाब से उनको हल करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने में ऐसा मान के चलो कि कम से कम 90% योगदान रहता है मेरे भाइयों। आइए अगले पॉइंट पे बात है, तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पे फोकस। जैसे कि सिलेबस आपने डिकोड किया, सपोज मान लेता हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, साइंस भी आती है, जीके भी आता है, ठीक है, आपका करेंट अफेयर्स भी आता है, एमपी का जीके भी आता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन सा है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। बच्चे क्या होते हैं, साइंस नहीं आती है, साइंस को पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। जिस भी सब्जेक्ट में
आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उस पर जितना ज़्यादा हो सके जितना फोकस करें। आपको लगता है कि 30 नंबर का मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से आने वाला है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए दोस्तों कि कम से कम यहाँ से 28 से 30 नंबर के बीच में यहाँ से आप नंबर लेकर आएँ। आई बात समझ में? आइए अगले पॉइंट पे बात, मजबूत सब्जेक्ट को और मजबूत करें। वही मैंने जो पिछले ये ओवरलैप पॉइंट से हैं, लेकिन दोनों का अपनी अपनी जगह एक अलग महत्व है। जो आपका मजबूत सब्जेक्ट है उसे और ज़्यादा मजबूत आपको करना चाहिए। आई बात समझ में? अगला जो पॉइंट है, नंबरों पर काम करें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बस ये पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, साइंस पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, मैथ्स पढ़ लिया, एमपी पढ़ लिया। यहाँ नहीं, आपको नंबरों पर काम करना होगा। नंबरों पर कैसे काम करना होगा भाई साहब? कोई भी बच्चा 10वीं पास करके आया, उससे आप फॉर्म डलवा लीजिए। वो भी कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में 55 से 60 नंबर आराम से ला सकता है। लेकिन हमारी जो तैयारी होती है, हमारी जो 2-2, 3-3 साल की मेहनत होती है, वो मात्र मेरे दोस्तों 5 से 10 नंबर, 12 नंबर की हमारी तैयारी होती है। इन 12 नंबरों के लिए, इन 10 नंबरों के लिए हम 7 साल, 2-2 साल तक पढ़ते रहते हैं। तो हमें एक एक नंबरों पर काम करना है। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम की स्टेप समझना है, एग्ज़ाम को सिलेबस को समझना है, उसको डिकोड करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाने हैं। फिर उसके बाद में हमें एक एक नंबरों पर काम करना है। नंबरों पर काम करेंगे तभी जाकर सिलेक्शन पा पाएंगे। अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पिछली कट ऑफ को ज़रूर देखें। आपने सिलेबस देख लिया, डिकोड कर लिया, उसको समझ लिया, ओल्ड पेपर भी देख लिया, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि पिछली बार इसका कट ऑफ कितना गया था। तो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका नंबर का लक्ष्य कैसे निर्धारित होगा मेरे दोस्तों? तो आपको पिछली जो कट ऑफ है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली कट ऑफ क्या रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उस कट ऑफ, जो भी आपकी कट ऑफ आई है, उस कट ऑफ को देखिए आप कि आप पिछली बार कट ऑफ 75 गई थी, 70 गई थी, 80 गई थी, कितनी गई थी, उस कट ऑफ को आप ज़रूर देखें। उस कट ऑफ के हिसाब से आप पेपर का एनालिसिस करें। पिछले साल के पेपरों का लेवल क्या था, इस कारण से इतनी कट ऑफ गई हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें थी, क्या मैं कितना कर पाया, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है मेरे दोस्तों। अगला और अंतिम पॉइंट, नंबर टारगेट करें। नंबर टारगेट कैसे करेंगे? ऐसे ही नहीं करना है कि 70 नंबर लाना है, 60 नंबर लाना है, 65 लाना है, ऐसे नहीं। आप पिछले साल के 2-3 साल के पुराने पेपरों का कट ऑफ देखें कि 2-3 साल से इनका कट ऑफ कितना जाता है। अगर आपको मिलता है कि एक बार 79 गया या जो भी गया, 75 गया, 65 गया, जो भी गया, तो अगर एवरेज आ रहा है, आपको लग रहा है कि 65, 68, 70, 72 इतना कट ऑफ जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जो भी कट ऑफ पिछले 2-3 साल का एवरेज कट ऑफ जो रहा है, मान लो 70 नंबर रहा है, तो इस बार जो आपका कट ऑफ है मेरे दोस्तों, इस बार जो आपका कट ऑफ है वो कट ऑफ नहीं, सॉरी, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट 80 नंबर रहना चाहिए कि इस बार जो है मैं 80 नंबर लेकर आऊँगा। यानी पिछली कट ऑफ से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 80 नंबर होना चाहिए। लेकिन 80 नंबर ऐसे ही नहीं आते हैं। 80 नंबर कहने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी होता है मेरे दोस्तों। आजकल जो अधिकांश जो एग्ज़ामें हैं ऑनलाइन पैटर्न पे हो गई हैं, और ऑनलाइन एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं। उनके पास भी इतने प्रश्न नहीं होते, तो कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं। लेकिन हमें जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जो उसकी हमें बेसिक नीड्स जिसकी होती हैं, उस चीज़ को समझना है। मैथ्स से हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए, रीजनिंग से हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर आप दूसरी एग्जाम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपका MP से नंबर नहीं कटना चाहिए, आपके आयोग से नंबर नहीं कटने चाहिए, आपके कंप्यूटर वाली यूनिट से नंबर नहीं कटने चाहिए, आपके हिस्ट्री से नंबर नहीं कटने चाहिए। तो ऐसे टारगेट करें नंबर, तब जाके आप सिलेक्शन को पा पाएंगे। अगर मेरी ये बातें आप तक पहुंच पाई हैं, आप समझ पाए हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो हैं आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, या मेरे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, तो आप ज़रूर दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।